बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। इट्स मी आतिफ वकास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 यानी वेव्स के इस दूसरे लेक्चर में बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव्स की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि वेव्स की स्पीड के लिए दो मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ किए जा सकते हैं मैकेनिकल वेव्स के लिए पार्टिकुलरली, कि एक ट्रांसवर्स वेव के लिए भी हमने लिखा था, एक हमने लैंगिट्यूडनल वेव्स के लिए लिखा था। साउंड वेव्स चूँकि लैंगिट्यूडनल वेव्स हैं इसलिए हम उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक जनरल एक्सप्रेशन भी लिखूंगा स्पीड ऑफ वेव्स के लिए। किसी भी वेव के लिए आप इसको लिख सकते हैं। हम वेव की स्पीड को वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेंगे और फिर हम स्पीड ऑफ साउंड के दोनों फार्मूले डिस्कस करेंगे जो एक न्यूटन ने यूज़ किया था। न्यूटन ने जिस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी वो भी हम डिस्कस करेंगे और फिर जिसमें हम ये सारी बातें देखेंगे कि न्यूटन ने क्या क्या एजम्पशंस ली थी, फिर न्यूटन के रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्यों डिफरेंट थे और उसकी करेक्शन फिर लेप्लास ने की थी, हम वो करेक्शन डिस्कस करेंगे और इनमें जाकर हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी पहले मैं आपसे ये दो सिंपल से क्वेश्चंस भी पूछूंगा और ये दो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ रिलेटेड हैं। उसमें मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव्स के मुतालिक एक एक्सप्रेशन लिख के दिया था और वो एक्सप्रेशन यूज़ करके आप ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर लें, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और फिर आएँ और देखें कि क्या आपका सलूशन मेरे सलूशन के साथ मैच करता है। अगर करता है देन वेरी गुड। यहाँ पे एक सोर्स आप इज्यूम कर लें वेव्स का। क्वेश्चन जिस तरह का है, मैं पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, बहरहाल क्वेश्चन इस तरह है कि एक 100 वाट का लैंप है और उससे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। आप बताएं कि उस लैंप से 1 मीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटेंसिटी का जो फार्मूला लिखा था उसमें हमने पावर पर यूनिट एरिया की बात की थी। पावर गिवन है और एरिया जो है वो अननोन है। पावर क्या है? 100 वाट है। एरिया का फार्मूला जो है, अब एरिया क्या मैं इज्यूम करूँगा, अगर इसको एक पॉइंट सोर्स इज्यूम किया जाए इस लैंप को, तो इस लैंप से हर डायरेक्शन में रेडिएशंस इमिट होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी गुब्बारे को हवा भरते हैं और वो हर डायरेक्शन में एक्सपेंड होता है, रेडियली आउटवर्ड 3 डायमेंशंस में एक्सपेंड होता है। बिल्कुल इसी तरह हम इज्यूम कर लेते हैं कि उस सोर्स से जिसकी 100 वाट का जो बल्ब है उससे हर डायरेक्शन में रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। बिल्कुल इस तरह इसको हम एक पॉइंट सोर्स मान लें। फिर हम एरिया की बात कर सकते हैं। अगर हम अब 1 मीटर के डिस्टेंस पे एरिया देखें, लेट सपोज ये वो 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये इस 1 मीटर डिस्टेंस पे हम एक स्फेरिकल शेल इज्यूम कर लेते हैं और उस स्फेरिकल शेल का अगर मैं एरिया लिखूँ, ये जो पूरा शेल बनेगा उसका एरिया होगा 4πr²। तो इस तरीके से मैं उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड कर सकता हूँ, चाहे मैं इस पॉइंट पे फाइंड करूँ चाहे मैं इस पॉइंट पे फाइंड करूँ। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी हमारे हाथ लग जाती है। अगर मैं ये फार्मूला इस तरह लिखूँ, पावर डिवाइडेड बाई 4πr², तो यहाँ से एक बात और भी क्लियर है कि इंटेंसिटी जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। जिस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ G इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ E भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, यानी E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², G इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बिल्कुल इसी तरह I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² इफ़ द पावर इज़ केप्ट कांस्टेंट, रिमेंबर। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें और बाकी
जो है 100 है और 4 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 r स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1. जस्ट कैलकुलेट दिस 100 डिवाइडेड बाय 16 12.56 एंड इससे जो भी आता है ऑलमोस्ट 8 वाट पर मीटर स्क्वायर. इसके बाद जो है इस दूसरे प्रॉब्लम को अगर आप देखें, ये तो बड़ा सिंपल है. मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. एंड अगर मैं इसको एक इक्वेशन बनाऊं तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, सम कांस्टेंट टाइम्स ए स्क्वायर. और इस तरह अगर आप उस दूसरे के लिए आई डैश के लिए करें तो तब भी यही कांस्टेंट होगा, ए डैश स्क्वायर. एंड देन you have equation 1 and equation 2. Now taking their ratio, I dash divided by I is C A dash square divided by C A square, and I equals A dash by A whole square, एंड आई इस तरफ चला जाएगा, सी कैंसल्स विद सी. ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाती है आई डैश के लिए. अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि चूँकि यहाँ पे रेशो है ए डैश और ए का, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और दूसरी बात ये है कि वैल्यूज़ पुट करने से भी आपको रिज़ल्ट मालूम हो जाएगा. बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप इसको बग़ैर कैलकुलेशंस के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है. सो अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ट्रिपल हो जाएगा तो इंटेंसिटी 9 टाइम हो जाएगी. स्क्वायर लेंगे आप तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, अगर नहीं तो आप फिर इस तरीके से कैलकुलेट कर लें. जब वैल्यूज़ में पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएगा. 6/2 से मुझे 3 मिलेगा. 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 मल्टीप्लाइड विथ 300 दैट इज़ 2700. आप ट्राई कर लें एंड आई होप आपने ऑलरेडी सॉल्व कर भी लिया होगा. सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट इंटेंसिटी and we can relate intensity and the amplitude. Now हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट आज के लेक्चर की तरफ. ये क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी थे कि अक्सर टेस्टों में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी भी होती हैं, उनको मालूम भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाते. वजह ये होती है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ लें, जो भी टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करें, ताकि आगे को जो आपके एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें जिस तरह का भी क्वेश्चन सामने आए आप उसको सॉल्व कर सकें. तो स्पीड ऑफ वेव्स पे चलते हैं. स्पीड ऑफ वेव्स जो है उसमें बुनियादी चीज़ जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ वेव दैट इज़ v इक्वल्स, जैसा आप जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें, आपको स्पीड मिल जाती है. अब वेव के केस में डिस्टेंस क्या होगा, वेव के केस में टाइम क्या होगा. अगर मैं एक ट्रांसवर्स वेव एज्यूम कर लूँ और मैं ये एज्यूम कर लूँ कि ये इस डायरेक्शन में किसी स्पीड v के साथ जा रहा है. अब जब ये एक वेव किसी पॉइंट पर से गुजरती है तो एक पॉइंट की एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाती है. मतलब ये है कि अगर किसी मीडियम में से, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, किसी मीडियम में से वेव्स पास होती है तो वो मीडियम ऑसिलेशन कर रहा होता है, तो उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और उस पॉइंट से वेव्स के पास होने की फ्रीक्वेंसी सेम होती है. तो अगर मैं डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लिखूं, क्या एक कंप्लीट वेवलेंथ, एक कंप्लीट वेव कितने टाइम में पास होती है किसी पॉइंट से, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, तो यहाँ पर कैपिटल T आ जाएगा. इस तरह 1 बाई टाइम पीरियड चूँकि फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम
फ्रीक्वेंसी और स्पीड को इस फार्मूले से रिलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट कई हवालों से हैं, इसको आगे बहुत ज़्यादा हमने यूज़ करना है इसकी, और ये इंतहाई आसान भी है। मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जो है ख़ास तौर पे MCQs के बहुत से प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल हम तो आज चूँकि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं आपको पहले न्यूटन के फार्मूले की ज़रा बेसिक्स बता दूं कि न्यूटन ने क्या क्या एज्यूम किया था और न्यूटन ने किस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला निकाला, उसने जो मेथड यूज़ किया वो क्या है, न्यूटन्स मेथड। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड की कैलकुलेशन के लिए कुछ एजम्पशंस लिए। उसने ये एज्यूम किया कि जब साउंड की वेव्स एयर में से पास होती हैं, हवा में उसने कैलकुलेट किया था, उसने एजम्पशन ये ली थी कि जब साउंड की वेव्स एयर में से पास होती है, अब जाहिर है जब ये हवा में से पास होती है तो ये कंप्रेस भी होती है हवा, रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह से ट्रेवल करती हैं। अब जब ये कंप्रेशन होती है तो इस सूरत में तो टेम्परेचर को चेंज होना चाहिए, ज़ाहिर है। आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स की थोड़ी बहुत बेसिक्स आप जानते हैं कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो इससे टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। तो कंप्रेशन की सूरत में टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, और जब रेयरफेक्शन होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। लेकिन न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि इस दौरान जो टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं वो जो है सराउंडिंग के साथ, वो जहाँ से वेव पास होती है उस रीजन और उसके सराउंडिंग रीजन में वो हीट एक्सचेंज हो जाती है और सिस्टम उसी तरह कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है। न्यूटन ने आइसोथर्मल कंडीशंस एज्यूम किए थे। क्या? आइसोथर्मल कंडीशंस के T कांस्टेंट रहता है, मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब उसमें से वेव्स पास होती हैं। लेकिन उसके लिए न्यूटन ने रीज़न ये पेश किया था कि वो हीट जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाता है अगर प्रोड्यूस भी हो जाए, और जब ये एक्सपेंड हो जाए तो उसको हीट की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा सराउंडिंग से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये न्यूटन की एजम्पशंस थी। और फिर उसने फार्मूला जो यूज़ किया वही फार्मूला जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, जो जनरल फार्मूला लिखा जा सकता है, दैट इज़ E डिवाइडेड बाई रो। अब E क्या है? E हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि इट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दैट इज़ रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो है। एयर के केस में न्यूटन ने इसको प्रेशर कंसीडर किया। अब उसने कैसे ये किया ये देखते हैं। उसने सबसे पहले बात स्टार्ट की यहाँ से कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, और अगर उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूं बाय सम अमाउंट डेल्टा पी तो इससे वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगी बाय सम अमाउंट डेल्टा वी, सच दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। याद रहे न्यूटन ने आइसोथर्मल कंडीशंस एज्यूम की है, टेम्परेचर को इसने कांस्टेंट एज्यूम किया है। टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम करने से पीवी को हम कांस्टेंट कह सकते हैं। पीवी क्योंकि आप जानते हैं पीवी इज एन आर टी। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। तो न्यूटन ने आइसोथर्मल कंडीशंस ली और उसने
पी को कांस्टेंट एज्यूम किया। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। याद रहे ये चेंज इंतहाई कम है, ये इट्स वेरी माइन्यूट चेंज इन द प्रेशर, एंड फॉर दैट माइन्यूट चेंज इन प्रेशर द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम इज़ आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। और इस तरह से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, P टाइम्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ this other term P delta V, and then delta P times V, and that is minus del P del V। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास PV है। अब ये यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा किस खुशी में लिखा है, ये PV इस साइड पे आ जाएगा, PV ऑलरेडी मौजूद है, एक PV और आ जाएगा, और ये भी उधर प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। इधर जो है राइट हैंड साइड पे एक में डेल्टा P V, इन दोनों को छोड़ देता हूँ, और दूसरा ये जो पार्ट है ये इसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये निग्लिजिबल है। अगर डेल्टा P इंतहाई स्मॉल है और डेल्टा V भी स्मॉल है तो इनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल है। फॉर एग्जांपल 0.01 मल्टीप्लाइड विद 0.01 इट इज़ 0.0001। सो स्मॉल क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट भी इंतहाई स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। अब हमारे पास रह जाती है, ये भी कैंसिल आउट हो जाती है, PV माइनस PV। हेयर वी आर हैविंग P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू डेल्टा P। अगर डेल्टा V उस साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, P डेल्टा P टाइम्स V डिवाइडेड बाई डेल्टा V। अब जैसा कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिफिनीशन जानते हैं, इट इज़ स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। अब इस केस में ये V बाई डेल्टा V है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी लेके जाया जा सकता है। ये हमेशा के लिए आप याद रखें, न्यूमरेटर कैन बी टेकन टू द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इस V को हम नीचे डेल्टा V के नीचे भी लिख सकते हैं। और इस तरह से मुझे क्या मिलता है, ऊपर है डेल्टा P दैट इज स्ट्रेस, एंड इधर क्या है डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज स्ट्रेन। सो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन मुझे मिला, क्या मिला, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन क्या होता है आप जानते हैं, प्रेशर इज इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन की जगह आप E पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूटन ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को प्रेशर पुट किया, और प्रेशर को उसने फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उस कंडीशन में अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, वो वैल्यूज अगर आप पुट कर लें, V आपके पास क्या आ जाएगा, E की जगह आप P पुट कर लेंगे, प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ये डेंसिटी एयर की है, उस मीडियम की है जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है। न्यूटन ने एयर के लिए कैलकुलेट किया था, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। सो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। आप जानते हैं प्रेशर जो है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी जो है अगर आप एयर की ले लें तो दैट इज़ 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 281 मीटर्स पर सेकेंड। सो इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बैरोमीटर के ज़रिए जो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर का फार्मूला ρm टाइम्स GH है। रो जो है ये दिस रो विद सबस्क्रिप्ट m इज़ द डेंसिटी ऑफ द मर्करी जो उस बैरोमीटर के कॉलम में होती है, और
जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और एच जो है ये उस मरकरी कॉलम की हाइट है उस बैरोमीटर के अंदर। सो ये 76 मिलीमीटर आता है या जो भी है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें। एंड इनमें वैल्यूज़ मरकरी के लिए आप 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी पुट कर सकते हैं, तो इससे भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। बहरहाल न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इज़ 281 मीटर्स पर सेकेंड। एजम्पशन उसने क्या ली थी कि आइसोथर्मल कंडीशन से कंप्रेशन और रियरफेक्शन में हीट जो प्रोड्यूस हो जाती है या टेम्परेचर जो चेंज हो जाता है, उसके लिए उसने ये कहा था कि वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर लेता है, और इसलिए वो आइसोथर्मल कंडीशन लगा सकते हैं। तो आइसोथर्मल लगाने से, आइसोथर्मल कंडीशंस का मतलब है सेम टेम्परेचर, तो पीवी कांस्टेंट है और ये सारी चीज़ें। सो इस तरीके से न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला निकाला था, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी। अब हम जाएंगे लेप्लास के फार्मूले की तरफ। लेप्लास ने किस तरह न्यूटन के इस फार्मूले में करेक्शन की है, तो उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें मिटा दूँ। So now we move to the Laplace correction to the formula which we discussed already. न्यूटन के फार्मूले से हमें स्पीड ऑफ साउंड मिली, that is 281 मीटर पर सेकेंड, and this speed is 16% less than the experimental value. एक्सपेरिमेंटली जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेते हैं, दैट इज़ 332 मीटर्स इन अ सेकंड, एंड न्यूटन के फार्मूले से हमें मिला 281 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन की एजम्पशंस आप याद रखें, आइसोथर्मल थी। लेप्लास ने इसको किस तरह करेक्ट किया? लेप्लास करेक्शन, लेप्लास ने कहा कि न्यूटन ने जो आइसोथर्मल कंडीशंस ली हैं वो दुरुस्त नहीं। क्यों? उसने कहा कि जो कंप्रेशन और रियरफेक्शन के वजह से हीट चेंजेस डेवलप हो जाते हैं मीडियम के अंदर, वो इन्वायरमेंट के साथ जो है एक्सचेंज नहीं होते। क्यों एक्सचेंज नहीं होते? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कंप्रेशन और रियरफेक्शन इतनी तेज़ी से होता है कि इतने तेज़ी से इन्वायरमेंट और उस मीडियम के दरमियान हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। सो उसने कंडीशन क्या ली? उसने एडियाबैटिक कंडीशन ली। एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक्स क्या होती हैं? इसमें आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर एडियाबैटिक सिस्टम की बात करेंगे। जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे थर्मोडायनामिक्स, उसकी एप्लीकेशन में उसका जिक्र आएगा। एक चीज़ इसके मुतालिक याद रखें कि एडियाबैटिक सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ना इसमें हीट इंटर हो सकती है, ना इसकी बाउंड्री से हीट बाहर निकल सकती। तो उसने कहा, लेप्लास ने, चूंकि ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कंप्रेशन और रियरफेक्शन का कि इस दौरान इन्वायरमेंट के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए आइसोथर्मल कंडीशन लेना दुरुस्त नहीं। उसने क्या किया? उसने बजाय PV इक्वल्स टू कांस्टेंट लेने के, जो कि न्यूटन ने लिया था, उसने कहा कि PV रेज़्ड टू द पावर gamma, that equals to some constant, and if there is some increase in pressure, very minute increase, but it would correspond some minute decrease in the volume V minus delta V, and
पावर उसका गैमा। अब इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए, जब कोई ऐसा पावर हो जो आपको मालूम ना हो या बहुत लार्जर हो या फ्रैक्शन में हो, ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। अब बाइनॉमियल थ्योरम क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, डिराइव कैसे किया जा सकता है, हमारा और आपका फ़िलहाल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ वो फार्मूला, वो मैकेनिज़्म, वो फार्मलिज़म यूज़ करूँगा टू एक्सपेंड दिस। लेकिन जनरल एक्सप्रेशन क्या है बाइनॉमियल थ्योरम का, किसी भी 1 + x रेज़ टू द पावर n इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, फर्स्ट बाइनॉमियल थ्योरम के मुताबिक फिर पावर मल्टीप्लाइड विद सेकंड डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद दूसरे का स्क्वायर, और फिर इस तरह चलते जाएं, नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप। लेकिन आगे इसमें x का स्क्वायर है तो अगले में क्यूब होगा, उसके बाद वाले में फिर 4 पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये चलता जाता है। 2 फैक्टोरियल इज़ एक्चुअली 2 मल्टीप्लाइड विद 1, 3 फैक्टोरियल इज़ 3 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 1। बट हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस हद तक इसमें है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको भी इस फॉर्म में लिख लूँ, हालांकि ये इस फॉर्म में नहीं है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करता हूँ, इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ p + ΔP को, लेकिन इसको 1 - r प्लस समथिंग लिखूँगा एंड दैट वुड बी, अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लूँ, इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के ऊपर पावर उसी तरह बरकरार है गैमा। इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि v को कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर कैपिटल V कॉमन आ जाता है तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर तो चूंकि V नहीं है इसलिए इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वही चीज़ मिलती है जो पहले थी। ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा अलजेब्रा यूज़ किया है। अब इसको मैं उसी तरह ही लिख लेता हूँ, p + ΔP। V जो है इसके ऊपर पावर मौजूद है गैमा, और इस ब्रैकेट के अंदर चीज़ें जो भी हैं इनके ऊपर भी पावर मौजूद है, द सेम गैमा। ये गैमा क्या है इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इस तरह लिख लें, एक्सपेंड करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है। p + ΔP अपनी जगह पे, v रेज़ टू द पावर गैमा अपनी जगह पे, लेकिन ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है दैट इज़ एक्चुअली in this form, and now I am in the position to expand this part using the binomial theorem. So ये जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस दिस थिंग del v डिवाइडेड बाई v। चलो मैं माइनस साइन साथ में लगा लेता हूँ, ठीक, लगा लिया। अब दिस होल रेज टू द पावर गैमा, तो आपके पास 1 भी मौजूद है, आपके पास x भी मौजूद है, आप लिख लें 1 अपनी जगह पे, ठीक है। पावर है गैमा आ जाएगा प्लस गैमा, लेकिन x की जगह मैं क्या लिखूँगा, इसमें चूँकि नेगेटिव साइन है माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाई v, ये हो जाएगा। फिर मैं हायर पावर्स की तरफ जाऊँगा, गैमा इंटू गैमा -1 एंड डेल्टा v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, माइनस साइन अगर लिखें या ना लिखें, स्क्वायर इसके ऊपर आता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लस, और ये इस तरह चलते जाएगा। लेकिन चूँकि डेल्टा v इंतहाई स्मॉल है, अगर डेल्टा v स्मॉल है, हमने प्रीवियस केस में भी ये बात की थी, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा v और डेल्टा p का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर डेल्टा v का स्क्वायर आ गया है, या डेल्टा v डिवाइड बाई v का स्क्वायर आ गया है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, वी कैन इग्नोर इट। क्यों? बिकॉज ये इंतहाई स्मॉल है, ये रेशो और भी स्मॉल हो जाएगी और उसका स्क्वायर तो इसको फर्दर स्मॉल कर देगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो इग्नोरिंग स्क्वायर एंड ऑल द हायर पावर, तो हमें सिर्फ इस पार्ट में इंटरेस्ट है।
बाकी इग्नोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये पार्ट लिख लेता हूँ, एंड दैट इज़ 1 माइनस गैमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। सो इस साइड पे हमारे पास रेज़ टू द पावर गैमा उसी तरह मौजूद है, और पी वी रेज़ टू द पावर गैमा, पी वी रेज़ टू द पावर गैमा। अब इस साइड पे वी रेज़ टू द पावर गैमा मौजूद है, इस साइड पे मौजूद है, दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। इससे तो जान छूट जाएगी ये। अब हमारे पास एक साइड पे है प्रेशर, ये P, दूसरे साइड पे क्या है, P प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस गैमा इंटू डेल्टा V डिवाइड बाई V। मल्टीप्लाई कर लें, P माइनस गैमा टाइम्स P डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, एंड माइनस दिस डेल्टा P, ठीक है, सॉरी प्लस डेल्टा P, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। वंस अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इंतहाई स्मॉल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ जाता है। सो वंस अगेन वी निगलेक्ट इट, वी टेक इट 0 एंड वी आर लेफ्ट विद दीज 4 टर्म्स। नाउ इसको, इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ। ये हो जाएगा P माइनस P प्लस गैमा इंटू P टाइम्स डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, एंड राइट हैंड साइड पे सिर्फ आपके पास डेल्टा P है। और अब आप देखें ये P इस P के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। गैमा P अपनी जगह पे छोड़ दें, गैमा P अपनी जगह पे मैंने छोड़ दिया। डेल्टा V बाई V जो कि स्ट्रेन के इक्वल है, ये इस स्ट्रेस के नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर डेल्टा V है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई डेल्टा V डिवाइडेड बाई V डिवाइड बाई स्ट्रेन, एंड this way we get gamma P equals delta P divided by delta V by V. It means stress divided by strain. It means modulus of elasticity. Now if you look at the formula of speed of sound जो न्यूटन ने भी यूज़ किया था, that was V equals E divided by rho। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, E की जगह हम यूज़ करेंगे V equals गैमा टाइम्स P डिवाइडेड बाई रो। बाकी न्यूटन ने सिर्फ P डिवाइड बाई रो लिखा, हम यहाँ पर गैमा टाइम्स P डिवाइड बाई रो लिखें। अब ये गैमा क्या है? गैमा इज़ द रेशो between specific heats at constant pressure divided by specific heat at a constant volume। specific heat क्या है? किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, पर डिग्री राइज उसमें पैदा करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल का स्पेसिफिक हीट होता है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर उस सिस्टम का कांस्टेंट हो और आप उसको जो है हीट प्रोवाइड करते हैं, तब उसका टेम्परेचर जो है इतना जल्दी राइज नहीं होता। जबकि अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो और आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है। इट मीन्स Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट चाहिए होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हीट चाहिए होती है, और इन दोनों का रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। एयर के केस में, फॉर एयर gamma is 1.42। It's a ratio, it has no units, and if you substitute this ratio here and you substitute the atmospheric pressure, you substitute the value of density of air here, then you get V equals 333 meters per second. Pressure is 1.01 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square or pascals, and rho is 1.0
टू 9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो एयर के लिए आप ये पुट कर लें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है जो लेप्लास ने ऑब्टेन किया था। सो यहाँ पे जो याद रखने की बातें हैं वो ये है कि लेप्लास ने एजम्पशंस क्या ली थी, एडियाबैटिक कंडीशंस। न्यूटन ने क्या ली थी, आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशंस क्यों ठीक नहीं थी, लेप्लास ने कहा ये प्रोसेस इतना तेज़ होता है, हीट के में चेंजेस इतनी तेज़ी से आती हैं कि इस दौरान ये इन्वायरमेंट के साथ उनको एक्सचेंज नहीं कर पाता इस तेज़ी से, इसलिए ये एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, ये हीट कैपेसिटीज़ वगैरह जो हमने डिस्कस की है ये थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी हम दोबारा इसको फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने वहाँ से इसको उठा के यूज़ किया है। सो दिस वाज मैकेनिज़्म यूज्ड बाय लेप्लास। उसने ये एनालिसिस की और उसके पास ये स्पीड ऑब्टेन हुई, उसको ये स्पीड मिली जो इसके तकरीबन इक्वल है 332 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो let me remove this stuff. The effect of various factors on the speed of sound in air. हवा में स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि कुछ देर पहले हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा जिसके मुताबिक V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए आप इलास्टिसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी लिखते हैं। सो एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है इस रिलेशनशिप के साथ हम स्पीड और डेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं। सो स्पीड इज़ रिलेटेड टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड देन यानी अगर मीडियम की डेंसिटी हवा की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड स्लो होगी साउंड की एंड वाइस वर्सा। सेकेंडली ये डिपेंड करता है मॉइस्चर के ऊपर। हवा में नमी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी और डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाएगी। सो V इज़ प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिड एयर में ड्राई एयर की निस्बत स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। और वो आप जानते हैं कि जब मॉइस्चर होगा तो चूँकि वेपर्स का मास ड्राई एयर के मास की निस्बत कम होता है, इसी वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और डेंसिटी कम हो जाने से वंस अगेन आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ जाएगी। सो मॉइस्चर के साथ स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा एयर में। तीसरी जो चीज़ है प्रेशर है। प्रेशर लगता ऐसे है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर ऑफ एयर पे भी डिपेंड करती है, हालांकि ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज़ आप देख सकते हैं V इज़ इक्वल टू गैमा टाइम्स P डिवाइडेड बाई रो। इस फार्मूला के अंदर P मौजूद है। अब जैसे ही हमें कोई कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है या नहीं करता तो हमारे जहन में ये फार्मूला आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें P मौजूद तो है लेकिन ये स्पीड को इफ़ेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप जानते हैं कि PV इज़ इक्वल टू nRT, ठीक है। तो अगर 1 मोल ऑफ गैस आप एज्यूम कर लें तो PV इक्वल्स RT।
and from here you get P equals RT divided by V. Now if we substitute this expression here in this expression, we get V equals gamma times P की जगह आप RT divided by V लिखते हैं, डेंसिटी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद. So from here you get speed equals square root of gamma multiplied with RT divided by what is the product of density and volume? It gives you mass. That is because density is mass divided by volume. So if you multiply density with volume, you get mass. And from this expression it is clear that pressure has no effect. Pressure has no effect on the speed of sound. And now temperature affects the speed of sound. How? V is proportional to square root of the temperature. And now if you make it an equation, because these things, if these things are kept constant, let me call them some constant B. I can substitute it here. V equals some beta times T. Now if I want to know the relationship between the speed of sound at 0 Celsius, which is calculated experimentally, which is obtained by Laplace formula theoretically, and which is the accepted value at 0 Celsius. We know that value, and now what would happen to the speed of sound if temperature is changed? And if temperature is changed from 0 to 10, from 0 to 20, from 0 to 30, इसके लिए हमें एक रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए, जो अगर हमें सिर्फ राइज इन टेम्परेचर मालूम हो और हम डायरेक्ट बता सकें कि अब स्पीड ऑफ साउंड इस एयर में क्या होगी. सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक्सप्रेशन, इसको मैं पहले V0 और T0 लिख लूँ और इसको इक्वेशन 1 कह दूँ. मैंने ऐसा क्यों किया? V0 वो स्पीड है जो 0 सेल्सियस पे हमने ऑब्टेन की है. V0 इज़ 332 मीटर्स इन 1 सेकेंड. T0 इज़ 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 and it is in kelvins. Remember this. Now I write it for some other temperature. If temperature is changed to from T0 to T, the speed becomes V, and I can still write it B times T, because मैंने बाकी चीज़ें चेंज नहीं की हैं, मैंने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है, तो बाकी सारी चीज़ें अभी तक कांस्टेंट है, बीटा वही का वही. इसलिए ये मेरे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाती है. तो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? T इज़ इक्वल टू सम टेम्परेचर दैट इज़ गिवन देयर in Celsius plus 273, that 2 is in kelvins. Now this T is actually delta T. Which delta T? अगर आपको कहा जाए कि 30 सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या है, अब आप 0 सेल्सियस पे ऑलरेडी जानते हैं, आप जानते हैं कि V0 332 है और T0 आपके पास 0 सेल्सियस है, या अब हम इसको केल्विन्स में लिखते हैं तो 0 + 273 केल्विन्स में आ जाता है. लेकिन जब आपको कहा जाता है कि 30 पे क्या होगा, तो 30
ज़ीरो और यानी इनिशियल टेम्परेचर और उस फाइनल टेम्परेचर के दरमियान का इंटरवल आपने यूज़ करना है, सिर्फ वो 30 उठाना है एंड 30 प्लस 273, इससे आपको फिर न्यू टेम्परेचर मिलेगा। रिमेंबर दिस टी इज़ जस्ट दैट इंटरवल। तो ये इंटरवल लिखे या इंस्टेंट लिखे, क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया है तो केल्विन स्केल पे टी नॉट और डेल्टा टी, टी और डेल्टा टी का मतलब सेम होता है। आप वही टेम्परेचर लिखेंगे जो आपको बताया गया होगा। सो दिस इज़ सम टेम्परेचर एंड इफ़ यू कन्वर्ट इट टू केल्विन यू राइट दिस वे एंड देन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला हो कि जिसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँ और मुझे डायरेक्ट पता चले कि इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड क्या है। तो इसके लिए मैं इन्हीं दो एक्सप्रेशंस को यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सप्रेशन 2 को 1 पे डिवाइड करता हूँ और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है, बीटा टाइम्स टी डिवाइड बाई बीटा टाइम्स टी नॉट एंड they can cancel out and I get V equals V naught times T divided by T naught। ये V naught उधर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है और उस साइड पे चला जाता है। ये इसके ऊपर 1/2 है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लें, जैसे हमने उनकी वैल्यूज़ बताई हैं। V जो है दिस इज स्पीड, इट इज़ नॉट वॉल्यूम, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है बट इट इज़ स्पीड एंड दिस इज स्पीड एट 0 सेल्सियस, इट इज़ 332। बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे लेकिन अभी उसको वैसे ही लिख लें। ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर उसमें लिख लें जनाब, आपको मालूम है कि इट इज़ सम टेम्परेचर in Celsius plus 273 divided by that temperature it's 0 Celsius। so इसको भी हम केल्विन्स में लिखेंगे तो डायरेक्टली मैं इसको सिर्फ 273 केल्विन लिख लेता हूँ, ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 0 + 273 दिस इज़ इन केल्विन्स। सो ये एक रेशो है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे लेकिन ठहरें अभी यहाँ पर उसके ऊपर पावर मौजूद है, ठीक है। और V नॉट उसी तरह और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है T नॉट C, दिस इज़ इन सेल्सियस। ये सिर्फ सिंबल है, परेशान ना हो इसके मुतालिक, बट इट इज़ टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273 एंड यहाँ पर हमारे पास 273 डिवाइड बाई 273, ऊपर उसी तरह पावर 1/2। सो हियर वी गेट V नॉट टाइम्स T इन सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273 प्लस 1 होल रेज़्ड टू द पावर 1/2 एंड वंस अगेन it's a binomial expansion, it can be expanded using binomial theorem। सो मैं बजाय दोबारा उसको उसी तरह डिटेल में जाने के मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले इसको इस तरह लिख लूँ इन फेमिलियर वे और अब इसको एक्सपेंड कर दे तो ये पावर आ जाएगा इसके साथ एंड यू गेट V नॉट इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू T इन सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273, ये आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास V मौजूद है। अब मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास जो है क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 माइनस T divided by 273 and
इसके ऊपर जो है इसके साथ वो पावर भी मल्टीप्लाइड है, तो 273 मल्टीप्लाइड विथ 2 वी गेट 546 एंड V नॉट माइनस T इंटू V नॉट, ये जो सेल्सियस में गिवन होगा ये भी V नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 546 है V. So this is the formula for speed of sound. This is a relationship between the rise in temperature and the speed. So you only need to know the speed at 0 Celsius and you just substitute the temperature given, but that must be given in Celsius. जब आप उसको केल्विन में बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे कोई और वैल्यू आती है. तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेम्परेचर इन सेल्सियस, ताकि आप इसको यहाँ पर सिर्फ वो इंटरवल लिख लें, केल्विन में इसको ना लिखें. तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेट सपोज हमें कहा जाए कि पर डिग्री राइज उसमें कितना चेंज आता है, तो चेंज इन स्पीड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर 1 डिग्री लिखेंगे और फिर उस फार्मूले में जब हम पुटिंग कर लेंगे 332 यहाँ पे, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, प्लस ऊपर जो है हम 1 लिख लें मल्टीप्लाइड विथ 332 मीटर्स इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 546, और इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं यू सी 332 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.61 मीटर्स पर सेकेंड. सो पर डिग्री जो स्पीड के अंदर चेंज आती है वो 0.61 है. लेकिन याद रहे ये तो हमने 0 से लिया था, पहले आपने 0 में कैलकुलेट करना है, फिर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है. ये फार्मूला जनरली हर वक्त यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर डायरेक्ट आप 0 वाला स्पीड 332 यहाँ पे, T वो टेम्परेचर लिखें जो आपको दिया गया है, बग़ैर इसको केल्विन में चेंज किए सेल्सियस में इसको लिखें, और फिर आप उसको 546 पे डिवाइड करें, 332 से मल्टीप्लाई करें एंड यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. एंड देन द लास्ट फैक्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस which affects the speed of sound is wind. विंड की जो डायरेक्शन होगी, अगर इसको मिटा दूं, विंड जो है अगर इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड हो, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हो, तो ये स्पीड को इंक्रीज करती है एंड वाइस वर्सा, यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा आ रही है तो वो स्पीड को कम कर देगी. और इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म. अल्लाह पामान.